एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गणित क्लास। आई होप हमने लास्ट क्लास में जो भी पढ़ा था वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई आंसर योर क्वेश्चंस। अभी तक हमने जो भी पढ़ा थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि भाई सेट की डेफिनेशन क्या होती है, किसे हम सेट बोलेंगे और किसे नहीं बोलेंगे, और सेट को हम किस तरह से लिखते हैं। और हमारा सेट इतना फैंसी था कि हम उसको दो तरीके से लिख पाए थे। अब सेट की रिप्रेजेंटेशन लिखने के बाद एक जहन में सवाल आया होगा आपके कि भाई सेट में एलिमेंट्स कितने होते हैं, ज्यादा होंगे, कम होंगे, कितने होंगे। ठीक है, तो इस क्यूरियोसिटी को भी दूर कर लेते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, अगर भाई सेट में कोई एलिमेंट ही ना हो तो हम क्या बोलेंगे उसे, भाई एम्प्टी है ये। ठीक है, अब हमारे घर में कोई है ही नहीं, सारे के सारे बाहर घूमने गए हैं, तो क्या बोलेंगे, माई हाउस इज एम्प्टी या वेकेंट। ठीक है, तो ऐसा ही हमारे सेट्स में होता है कि अगर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ही ना हो कुछ काम करने के लिए तो हम बोलेंगे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हमने बोल तो दिया एम्प्टी सेट होता है, बट वो दिखेगा कैसे, सेट में मैथ्स में कैसे एम्प्टीनेस दिखेगी। ठीक है, वो देख लेते हैं। अगर हमें कोई बोले कि एक्स भाई मतलब एक सेट है, उसमें वो सारे एक्स डाल दो सच दैट कि एक्स इज लेस देन 4 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 5। हमने ये एक सेट ले लिया। ठीक है, इसमें वो सारे एलिमेंट्स डाल दो जो 4 से छोटे हों और 5 से बड़े हों। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि 4 से छोटा भी हो और 5 से बड़ा भी हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम इसको बोलेंगे ये एम्प्टी सेट है। अब एम्प्टी सेट को ना लिखते कैसे हैं, अब ये भी एक कंफ्यूजन हो रही होगी कि भाई एम्प्टी सेट बोल तो दिया लेकिन इसमें ना तो एलिमेंट है ना हमें कोई अलग से तरीका पता है कैसे लिखा जाता है। तो इसको लिखने का तरीका होता है या तो हम सीधा, हमें पता है कि सेट कैसे लिखा जाता है, भाई ब्रेसेस के अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे लिखे जाएंगे सेट में। अब यहाँ एक भी एलिमेंट नहीं है तो हम सीधा खाली ब्रेसेस डाल देंगे, ये हो गया हमारा एम्प्टी सेट। ठीक है, इसकी एक और लिखने का तरीका होता है, वो कैसे, भाई ऐसे लिख दो, ये होता है फाई। ये भी एक ग्रीक सिंबल है, जैसे हमने एप्सिलॉन देखा था बिलोंग्स टू के लिए, वैसे ही फाई भी एक ग्रीक सिंबल है। इसका मतलब होता है एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी जब भी हमें रिप्रेजेंट करना होगा हम फाई से करेंगे। अब एम्प्टी सेट को ना और क्या बोलते हैं, इसके और भी कुछ नाम होते हैं। जैसे कि अगर हम इसे और किसी नाम से बुलाना चाहें तो हम वॉइड सेट बोल सकते हैं, नल सेट बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बारी क्या होती है। अ सेट having no element या फिर no element belongs to, if there is no element, if there is no element which belongs to अ सेट, तो वो हमारा एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये तो हमने मैथ्स की लैंग्वेज में देखा, एक डेली लाइफ में देख लेते हैं। अगर हमें बोला जाए कि एक सेट बनाओ उन सारे स्टूडेंट्स का, एक्स इज अ स्टूडेंट स्टडिंग इन both 10th and 12th, 10th and 11th ले लो चलो। अब 10th और 11th दोनों ही क्लास में पढ़ने वाले बच्चों का हमें एक सेट बनाना है। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई एक बच्चा एक साथ दो क्लासेस में हो, भाई इथिकली तो पॉसिबल है नहीं। अब हमारा जो सेट है ये बहुत ही इथिकली अच्छा बच्चा है, अब इसके पास में दोनों तरह के तो आ नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे कितने बच्चे आएंगे, एक भी बच्चा नहीं आएगा, भाई ऐसा कोई स्कूल होता ही नहीं जिसमें एक साथ दो क्लासेस में पढ़ रहे हो बच्चे, है ना। तो ये भी हमारा एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब और अगर एग्जाम्पल देखना चाहें हम तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वो सारे एक्स ले लो
सच दैट कि x इज अ प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर ले लो, नहीं प्राइम नंबर ही ले लो, प्राइम नंबर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5। अब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5 तो हो नहीं सकता, उसके लिए एक्स को √5 होना पड़ेगा, ठीक है, √5 या -√5 होना पड़ेगा, जो कि इरेशनल होता है। अब इरेशनल में √5 -√5 ये प्राइम नंबर्स तो होते नहीं है। अगर हम यहाँ पे प्राइम नंबर की जगह नेचुरल नंबर भी ले लेते, रैशनल नंबर भी ले लेते, तो भी हमारे √5 और -√5 तो आ ही नहीं सकता था। मतलब ये सेट हमारा क्या हो गया, एम्प्टी सेट, ठीक है। या फिर हम इसको लिख दें वॉइड सेट, नल सेट, कुछ भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। अगर किसी को नोट करना हो तो नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। अब ये तो था कि भाई खाली सेट हो, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो अब कोई बच्चा बोलेगा कि भाई खाली ही थोड़ी होते हैं सारे सेट, उसमें कुछ नंबर्स भी होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, भाई 4, 10, 1000, 10,000। कोई कहेगा मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई उसमें अनंत तक जाने वाले नंबर्स आते हो, जैसे कि रियल नंबर्स का सेट देखा था हमने, उसमें तो अनंत तक जा रही थी सारे के सारे। अब हमें पता ही नहीं वो कहाँ से शुरू हो रहा था और कहाँ से खत्म हो रहा था उसकी कहानी। तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलेंगे वो भी देख लेते हैं। ऐसे सेट्स को हम बोलेंगे भाई, या तो हमारा सेट दो तरीके का हो सकता है, या तो फाइनाइट हो सकता है या फिर वो इनफाइनाइट हो सकता है। थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। अब हमें अगर कोई बोल दे कि भाई एक सेट बनाओ A, जिसमें कि वो सारे एलिमेंट्स आए X, वो सब आए सच दैट कि X इज लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड X इज अ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर हैं सारे के सारे और 4 से कम या बराबर होने चाहिए, तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे भाई, ए में एलिमेंट्स आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 4 एलिमेंट्स आए। अब हम इनको गिन पाएंगे भाई कितने हैं, ये 4 हैं, तो भाई इसको हम क्या बोलेंगे, ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे हम सेट्स को बोलेंगे फाइनाइट सेट। अब हमें अगर कोई बोले कि भाई हम सारे के सारे एक और सेट ले लेते हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स लिखो इसमें जो 1 से शुरू होके 1, 2, 3 ये पैटर्न फॉलो करे और 1000 तक जाए। भाई इसमें हमें पता है कि ये 1000 ही नंबर्स आएंगे इसमें, ऐसा तो है नहीं कि ये कहीं तक चलती जाएगी। जब 1000 ही एलिमेंट्स आएंगे मतलब कि ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। अब एक बच्चा बोलता है कि भाई मैम ऐसा सेट ले लो, एक सेट जिसमें कि मैं सारे के सारे x ऐसे ले लूं, x इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब रैशनल नंबर हमें पता है कि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं, बट p/q फॉर्म में होते हैं, सच दैट कि q जो है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए, मतलब p/q फॉर्म वाले, सच दैट कि q नॉट इक्वल्स टू 0 हो। अब ये हमारे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाएंगे, सारे के सारे 1/2, 1/3, 1/4, 3/4 सारे के सारे आएंगे। अब कितने आएंगे इसमें, ये तो भाई काउंट करना बहुत मुश्किल है। अब जब ये मुश्किल है, अनंत से अनंत तक जा रहा है, तो हम इसको बोलेंगे भाई जब ये हमारे काउंट करना बस की है ही नहीं, तो ये कुछ इनफाइनाइट टाइप होगा। ठीक है, अब एक और सेट ले लेते हैं। कोई हमें बोले कि भाई जी हमारा जो सर्कल होता है उसके ऊपर कितने पॉइंट्स हैं, वो सारे काउंट करो।
x is a point on circle। अब सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं काउंट करना तो वही बहुत मुश्किल है। जब हम उसे काउंट ही नहीं कर सकते कि ये एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट होंगे, तो अनंत पॉइंट हैं, तो मतलब कि ये सेट कैसा हुआ, इनफाइनाइट सेट। अब कोई कहे कि मैम इसमें तो कुछ एलिमेंट्स आए, इसमें अनंत तक आए, इसलिए हमने इसको इनफाइनाइट सेट बोल दिया, इसमें कुछ फाइनाइट तक आए इसलिए हमने फाइनाइट बोल दिया। अब कोई बच्चा मुझसे पूछेगा कि मैम ये कौन सा सेट हुआ, ये फाइनाइट में आएगा या इनफाइनाइट में आएगा? जी ये एम्प्टी सेट है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। अब एक भी एलिमेंट नहीं है तो ऐसा तो है नहीं कि हम गिन नहीं सकते, है ही नहीं जब उसमें, तो इसको भी हम फाइनाइट में ही काउंट कर लेते हैं। ठीक है, हमारी ज्यादा सरदर्दी ना बढ़े इसलिए हम इसको पहले से ही जो डेफिनेशन देंगे फाइनाइट की उसमें पहले से ही बता के चलेंगे कि या तो सेट एम्प्टी हो या कुछ उसमें गिनने वाली फाइनाइट कुछ जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट हो तो हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। और अगर ऐसा हो रहा है कि भाई अनंत से शुरू होके अनंत तक खत्म हो रहा है या किसी एक पॉइंट से शुरू होके अनंत तक जा रही है कोई चीज, तो वो क्या होगी, इनफाइनाइट सेट। जैसे अगर हमें कोई बोले कि जी x एक सेट है, सॉरी e एक सेट है जिसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि x स्क्वायर हैं, ठीक है, एंड x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब स्क्वायर्स ऑफ अ नेचुरल नंबर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अब नेचुरल नंबर ही हमारे अनंत तक जा रहे हैं तो उनका स्क्वायर भी अनंत तक जाएगा, मतलब हम उसे काउंट नहीं कर सकते। ये भी क्या हुआ, इनफाइनाइट सेट। किसी को एग्जाम्पल नोट करना हो तो वो नोट कर ले। हम डेफिनेशन देखते हैं अब कि इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट किस तरह से बोलते हैं। हम मैथमेटिकल डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी को अगर कुछ समझ ना आ रहा हो तो प्लीज मुझे बता देना। Either an empty set or a set having finite elements। ये मैं एलिमेंट्स के लिए लिख रही हूं, मैं हमेशा यही लिखूंगी बार बार, तो पहले ही बता देती हूँ कि ये एलिमेंट्स के लिए लिखा जाएगा, ठीक है। ये एब्रीविएशन लिखी है मैंने इसकी। Finite elements is called finite set। Otherwise infinite। जो फिक्स या तो एम्प्टी हो या उसके पास फाइनाइट एलिमेंट्स हो, ऐसे जो सेट्स होंगे उनको फाइनाइट बोलेंगे, और उसके सिवाय जो भी सेट बच गया वो सारे के सारे कैसे होंगे, इनफाइनाइट सेट्स। अब सिंस वी आर ह्यूमंस और हमारी क्या टेंडेंसी होती है, कंपेयर करने की। कोई भी दो चीज हमें मिल जाए तो कंपेयर करने की सोचते हैं। ऐसा ही एक बच्चा उठा और बोला कि मैम अगर मैं सेट्स दो ले लूं और उन दो सेट्स के बीच में कंपैरिजन करना चाहूं तो क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यस, हम कर सकते हैं कंपैरिजन। किस तरह से, वो भी देख लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ना ये देखते रहते हैं कि भाई ये इक्वालिटी है नहीं है इस चीज में, ये छोटा है या बड़ा है। हम हमेशा, हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है कंपैरिजन करते करते। तो अब हम इसमें भी देख लेते हैं कि किस तरह से कंपेयर करते हैं। सेट्स कोई अलग चीज थोड़ी है, ये भी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, ठीक है। तो हम सेट्स में देखते हैं कि किस तरह से कंपेयर करता है। अब देखते हैं कि भाई बराबरी, दो सेट हमने लिए, वो बराबरी की टक्कर ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, किस तरह से बराबर हो पाएंगे। तो हम देख लेते हैं इक्वल सेट्स कैसे होंगे और कैसे नहीं होंगे। अब मैंने एक सेट ले लिया A और एक सेट ले लिया B,
ठीक है, अब कंपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दो सेट्स को लेना पड़ेगा। इस एक सेट में मैंने एलिमेंट्स डाल दिए 1 2 3, बी में डाल दिए मैंने 1 2 4 3 एंड 5। इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, तो जी ये तो फिर छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया इस हिसाब से, तो है ना। अब छोटा बड़ा हम इस तरह से देख रहे हैं तो कोई कहेगा मुझे कि भाई इसमें तो 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, तो ये तो बराबर नहीं हुए। बराबर नहीं हुए मतलब कि हम क्या बोलेंगे, नॉट इक्वल। नॉट इक्वल हुए ये तो। अब कोई बच्चा बोला कि ना मैम अगर मैं ऐसा कर दूं कि इस 4 और 5 को हटा दूं इस सेट में से, तो क्या होगा कहानी, तो फिर ये इक्वल हो जाएगा। इक्वल सेट होने के लिए हमें हमारे पास में क्या होना चाहिए कि जितने एलिमेंट इस सेट के पास में है, बी सेट के पास भी उतने ही एलिमेंट होने चाहिए, और वो एलिमेंट भी ऐसा नहीं कि काउंटिंग में बराबर होने चाहिए, वो एलिमेंट एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। 1 2 3 1 2 3 एग्जैक्टली सेम है तो ये इक्वल हुए। अगर हम यहाँ पे 2 की जगह पे 4 डाल देते, भाई ये भी 3 एलिमेंट्स है, ये भी 3 एलिमेंट्स है, अब बराबर हम तभी बोलेंगे ना जब एग्जैक्टली सेम सेम चीजें होंगी। अब थोड़ा सा भी डिफरेंस हो जाएगा तो इक्वल कैसे हो सकती है कोई चीज, है ना। तो ये हमारा इक्वल नहीं हुआ, ये नॉट इक्वल हो गया। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कि भाई इसमें ज्यादा एलिमेंट्स हैं, इसमें कम है, तो ये बराबर नहीं है, ये इसमें बराबर एलिमेंट्स हैं, तो इसके लिए ना एक और टर्म आती है। क्या टर्म होती है कि हम ये जो नंबरिंग हम कर रहे हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं, इसको हम बोलते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। ठीक है, इसको हम एन ऑफ अ सेट भी बोलते हैं, इस तरह से बोलते हैं एन ए कार्डिनैलिटी ऑफ सेट होती है। कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट का मतलब होता है एक सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, अब इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो इसकी कार्डिनैलिटी भी 3 हो जाएगी। कार्डिनैलिटी हम जो फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे उनकी लिख पाते हैं, जो इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं ना उनकी कार्डिनैलिटी लिख तो सकते हैं, बट हमारे यहाँ पे 11th में हम नहीं लिख सकते। हायर मैथमेटिक्स में जाएंगे तो वहां हम लिख सकते हैं। वहां पे कुछ इस तरह की कार्डिनैलिटी होती है कि जो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं ना, नेचुरल नंबर होता है, उस ही के साथ में सारी की सारी कार्डिनैलिटी चलती है। उसको एक सिंबल होता है, अगर हमें लिखना हो कि कार्डिनैलिटी ऑफ नेचुरल नंबर कितनी होती है, तो वो होती है हमारी एलिफ नॉट। कुछ इस तरह से लिखा जाता है, इसको बोलते हैं एलिफ नॉट। ये पहली इंफिनिटी होती है। थोड़ा ये बहुत हाई लेवल कॉन्सेप्ट हो जाएगा, तो उस चीज में ना जाते हुए हम इंटरेस्टेड 11th में होंगे कि फाइनाइट एलिमेंट्स में कितने, फाइनाइट सेट्स में कितने एलिमेंट्स हैं, उसकी कार्डिनैलिटी को जानने में हम ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, तो हम अपना वही इक्वल सेट्स देख लेते हैं कि भाई इक्वल सेट की क्या डेफिनेशन होती है, किसको हम इक्वल सेट बोलते हैं। इफ 2 sets has exactly same elements, then they are called equal sets. Otherwise unequal और नॉट इक्वल। ठीक है, अभी हमने कार्डिनैलिटी देखी थी, तो कार्डिनैलिटी के हिसाब से हम इक्वल सेट्स कैसे लिखेंगे। कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट इक्वल्स टू कार्डिनैलिटी ऑफ बी सेट। दोनों सेट्स की कार्डिनैलिटी इक्वल होनी चाहिए और जो कंसिस्टिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी सेम होने चाहिए, तभी हम एक सेट को इक्वल सेट बोलेंगे। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। किसी को डेफिनेशन नोट करनी हो तो नोट कर सकता है। एक सेट हमने ले लिया ए, जिसमें कि
रूट्स ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2। रूट्स ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 ये बोल दिया गया। एक बच्चे ने कहा मैम मैं तो ऐसे लिखना चाहूंगा एक सेट बी को कि इसमें 1 और 2 एलिमेंट्स हैं। अब बताओ ये बराबर है या नहीं है? तो जी इसमें देख लेते हैं। रूट्स ऑफ x माइनस 1 और x माइनस 2 क्या आएगा? ये भी 1, 2 आएगा और ये सेट भी 1, 2 ही है। मतलब ये दोनों के दोनों इक्वल सेट्स हैं। ए जो है वो बी के बराबर है। किसी ने नोट करना है वो नोट कर लो, मैं इसे इरेज कर देती हूं। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एक बच्चे ने कहा कि मैम मैं तो सेट लेना चाहूंगा, किसका? रिवर ऑफ इंडिया का लेना चाहता हूं। x such that x is a river of India। अब एक बच्चा बोला कि मैम मुझे तो रिवर ऑफ इंडिया पसंद नहीं है कि मैं इतनी सारी रिवर्स याद करूं, मैं कुछ और सेट लेना चाहता हूं। इंडिया की लेने की बजाय एक बच्चे ने कहा कि मैं लूंगा भाई x is a river flowing through in बिहार। अब बिहार में जो रिवर्स हैं वो बात तो ठीक है कि इंडिया में ही है बिहार, तो इंडिया में बहती हैं, बट इसमें तो थोड़ी सी आएंगी और इसमें क्या होगा? इसमें तो बहुत सारी आएंगी भाई। जो पंजाब से बहती हैं वो भी नदियां आएंगी, जो नॉर्थ ईस्ट से बहती हैं वो नदियां भी आएंगी, तो इसमें तो बहुत ज्यादा नदियां होगी, इसमें तो थोड़ी सी हुई। तो ये तो बराबर ही नहीं है, कार्डिनैलिटी ही बराबर नहीं है, तो सेट के एलिमेंट्स की तो हम बात ही कैसे करेंगे? तो ये हमारा क्या हो गया? नॉट इक्वल। अगर सेट होता है तो हम उसको इक्वल टू लगा के क्रॉस लगा देते हैं कि नॉट इक्वल्स टू हो गया, ए इज नॉट इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट इक्वल सेट और नॉट इक्वल सेट्स का। अब एक चीज और रह गई थी कि हमने देखा था फाइनाइट सेट देखे थे, उनकी कार्डिनैलिटी देखी थी। अब इनफाइनाइट सेट्स के बारे में हमने ये तो बात कर ली कि भाई उनके पास में जो कार्डिनैलिटी होती है वो एलिफ नोट के बराबर होगी या उससे बड़ी कार्डिनैलिटी होगी। मतलब हम गिनना चाहें तो चाहे सुबह से शाम चली जाए, चाहे पूरा दिन चला जाए, चाहे पूरी साल चली जाए, हम गिन नहीं पाएंगे उसे। अभी जो इनफाइनाइट सेट्स होते हैं ना, इनके साथ थोड़ी सी दिक्कत होती है। दिक्कत किस सेंस में होती है कि जो हमने लास्ट क्लास में सेट बिल्डर फॉर्म और सेट रोस्टर फॉर्म देखी थी रिप्रेजेंटेशन, ये कहते हैं कि हम सेट रोस्टर फॉर्म में सारे के सारे जो इनफाइनाइट सेट्स होते हैं उनको नहीं लिख सकते हैं। कुछ को लिख सकते हैं, कुछ को नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते, किन को लिख सकते हैं, हम ये देख लेते हैं। और ये कहते हैं कि हम भाई जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसमें तो हम सारे के सारे ही लिखे जा सकते हैं, बट रोस्टर फॉर्म में कुछ सिलेक्टिव ही लिखे जा सकते हैं। अब सिलेक्टिव कौन से वाले लिख सकते हैं? वो वाले लिखे जा सकते हैं जो कि एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करते होंगे, एक स्पेसिफिक पैटर्न में चलते होंगे। अब वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये कैसे होते हैं? अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है हमारा जी 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारा एक डिस्टेंस है इनके बीच में, एक एक यूनिट का डिस्टेंस है। ये एक पैटर्न है नेचुरल नंबर्स के पास में। ठीक है, तो हम इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये रोस्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है। इससे बड़ा नंबर हमारे पास कौन सा आता है? इंटीजर्स का नंबर आता है। इंटीजर्स कहते हैं कि जी हम लोग अगर नंबर लाइन पे दिखाना चाहो, ये 0 हो गया, इस साइड को नेगेटिव्स चलते जाएंगे
एंड सो ऑन। इस साइड को पॉजिटिव्स चलते जाएंगे। ठीक है, तो अब ये भी एक एक यूनिट का डिस्टेंस रख रहे हैं अपने पास में, तो ये कहते हैं कि भाई हम भी एक फिक्स पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। पैटर्न क्या है, हमारे पास में एक यूनिट का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि ये इंफिनिटी से आ रहा है, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड इंफिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो इनको भी हम रोस्टर फॉर्म में लिख पाए। ऐसे ही नेक्स्ट आता है हमारा रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स भी हमने वही लिख दिया एक तरीके से कि हम इस तरह से लिख दें। मैं पॉजिटिव्स लिख रही हूं अभी कि 1, 1/2, 1/3 इस तरह से लिख दें। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि रैशनल्स कैसे होते हैं, p/q फॉर्म के होते हैं, सच दैट कि q जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए और pq हमारे कहां से आते हैं, ये इंटीजर्स से आते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं किसी तरह से, बट जो रियल नंबर्स हैं उन्हें लिख पाना मुश्किल हो जाता है। वैसे तो ये भी डेंस होते हैं, बट ये फिर भी एक पैटर्न फॉलो कर जाते हैं, ये नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब ये कैसे नहीं कर पाते, क्योंकि इसके पास में कौन से नंबर्स होते हैं, इसके पास में नंबर्स होते हैं हमारे रैशनल प्लस में जो इरैशनल नंबर होते हैं। ये मैंने इरैशनल लिखा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ रैशनल नंबर, मतलब कि रैशनल नंबर्स का जो मतलब रैशनल नंबर्स नहीं है वो कौन से होंगे, इरैशनल्स होंगे। ये इस तरह से मैंने इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ रैशनल नंबर लिख दिया है। ठीक है, ताकि अलग से कोई नोटेशन ना लिखनी पड़े मुझे। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे ये पैटर्न फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। जैसे √2 है, अब √2 की वैल्यू होती है 1.414। अब ये आगे चलता जाता है। अगर ये टर्मिनेट कर जाता, ठीक है, तो फिर तो ये हमारा रैशनल नंबर हो जाता है, बट ना तो ये रिकर कर रहा है ना ये टर्मिनेट करता है, तो इसलिए हम इसको रैशनल नहीं कहते, इसको इरैशनल बोलते हैं। अब इससे जस्ट छोटा रैशनल नंबर हमारे पास में, अगर हम थोड़ा सा बड़े सेंस में देखें तो 1.413 ये टर्मिनेट कर गया यहाँ पे। ठीक है, ये एक रैशनल नंबर हो गया, और एक इससे बड़ा नंबर ले लेते हैं 1.415। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक ये तो आ ही गया √2। अब ये तो दूर दूर हैं, मगर इनके बीच में और भी रैशनल्स और इरैशनल्स बहुत सारे आते हैं। वो कैसे, अगर हम नंबर लाइन में देखें, ठीक है, ये हमारा 1 है और ये हमारा 2 है, इसके बीच में यहाँ कहीं अगर हमारा √2 है, तो यहाँ पे नंबर लाइन जो है ये देखो ना, हर एक पॉइंट पे एक रैशनल इरैशनल बैठे हुए हैं। यहाँ भी इतने सारे रैशनल इरैशनल बैठे हुए हैं, पता ही नहीं चल रहा है, मतलब कि हर एक दो रैशनल के बीच में एक इरैशनल आए जा रहा है। किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है हमें यही नहीं पता चल रहा है, इसलिए हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे कैसे, भाई किस तरह से, कौन सा नंबर छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा, ये बताना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख नहीं पाते, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा कि x इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ रियल नंबर।